हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 जो कि 18 फरवरी विज्ञान का है। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सभी एक वीडियो में देखने वाले हैं। 2 अंक स्तरीय और 4 अंक स्तरीय। अगर आपका फर्स्ट सिटिंग एग्जाम है या सेकेंड सिटिंग, तब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आपको लड़ने वाला है। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, तो पहले हम लोग भौतिक शास्त्र के बारे में जानेंगे, उसके बाद रसायन शास्त्र, फिर उसके बाद जीव विज्ञान। पहले हम लोग फिजिक्स, फिर बाद में केमिस्ट्री, फिर बाद में बायोलॉजी के बारे में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और ये आपको 2 नंबर को देखने को मिल जाएगा। तो पहले हम लोग अपवर्तनांक बराबर n बराबर 1.5 दिया गया है। कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल v इक्वल टू वॉट? निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर दिया गया है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि सूत्र है n इक्वल टू c बटा v। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू c बाई n हो जाएगा, ठीक है, बराबर। तो c का मान कितना था? तो 3 गुने 10⁸ और यहाँ पे 1.5 है, ठीक है। n का मान तो यहाँ पे दे दिया गया है और इसे जब हल करेंगे तो 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है यहाँ पे, उत्तल लेंस के 2f पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग किरण आरेख खींच लीजिएगा वस्तु वस्तु 2f पर, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम हॉल में बनाइएगा तो एक स्केल ले जाइएगा, एक पेंसिल, इस चित्र को एक बॉक्स की तरह इस तरह से अंदर में बनाइएगा, ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, ये भी 2 नंबर का है। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचे। ये भी 2 नंबर का है, कोई भी एक आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए किस तरह से आया है, ठीक है। आप लोग इसे इस तरह से बॉक्स में करके बनाइएगा एग्जाम में, तो अच्छा अंक आपको मिलेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 आता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? ये 2 अंक का है और आज के इस एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ध्यान देंगे एक एक बात को, रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। और ऐसे आप लोग लिखेंगे तो आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। यह भी 2 नंबर का है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा नियमित रूप से खर्च करता है, जिससे विद्युत धारा निश्चित रहती है और चालकों के सिरों के बीच विभवांतर बना रहता है। यह परिवर्ती प्रतिरोध द्वारा संपन्न होती है। प्रश्न संख्या 6 आता है,
विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट तंतु इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है। चूँकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता कम है, इसलिए पतला और लंबा तार कुंडली के रूप में लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो। ठीक है, और ये भी 2 नंबर का है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। प्रश्न संख्या 7 है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? और ये भी 2 नंबर का एग्जाम में आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक प्रश्न आपको देख के जाना है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। प्रश्न संख्या 8 आता है, 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। ये भी 2 नंबर का है, लिख देंगे तो आपको 2 में 2 मिल जाएगा। 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम है, पहला है सूर्य और दूसरा है कोयला। ठीक है, अब आइए हम लोग भौतिक शास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। फिजिक्स 9 है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके क्या कारण है? इसके संशोधन की विधि को सचित्र समझाएं, यानी कि चित्र के साथ समझाना है आपको। और ये आपको एग्जाम में 4 अंक के पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लें। निकट दृष्टि दोष, इस दोष वाली आँख के पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु ठीक दिखाई नहीं देती, यह धुंधली दिखाई देती है। इसका अभिप्राय यह है कि दूर बिंदु अनंत की तुलना में कम दूरी पर आ जाता है। निकट दृष्टि दोष के कारण, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या क्या हैं? तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो आपको 4 में 4 अंक मिलेगा। कारण हो जाएगा पहला, क्रिस्टलीय लेंस का मोटा हो जाना या इसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर आँख के गोले का लंबा हो जाना, अर्थात रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी का अधिक हो जाना होता है। अनंत से आने वाली समानांतर किरणें रेटिना के सामने मिलती है तथा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करना। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ये भी ध्यान देंगे आप लोग कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर अवतल लेंस। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी आँख के दूर बिंदु जितनी होती है। ठीक है, और आप लोग ये चित्र एग्जाम में बना लीजिएगा। आप मानिए 4 में 4 अंक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मिल जाएगा। ओके, आइए अब लोग अगले प्रश्न देखते हैं। ये नेत्र गोलक है, प्रतिबिंब है, निकट दृष्टि दोष दूर करना। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 10 आता है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम का नियम लिखें, इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ओम का नियम। ओम के नियमानुसार यानी कि नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि धारा I का विभवांतर V हो तो V वर्सेज आई आर या I बराबर V बटे R। ठीक है, ये सूत्र आपको याद कर लेना है, V वर्सेज आई आर या I बराबर V बटे R। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। जहाँ R नियत होता है इसे प्रतिरोधक का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए प्रयोग विधि इस तरह से आपको दिया गया है, आपको ये एग्जाम में भी बनाने के लिए आ सकता है।
ध्यान से आप लोग देख लें, उतना टाइम नहीं है बताने का, आपको पीडीएफ भेज देंगे, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आगे की बात करते हैं। तो आकृति के अनुसार उपकरणों का संयोजन करते हैं। आगे है एमीटर तथा वोल्टमीटर की शून्य त्रुटि नोट करते हैं। तीसरा है रियोस्टेट को ऐसे लगाते हैं कि परिपथ में कम से कम धारा प्रवाहित हो। आगे है यहाँ पे एमीटर तथा वोल्टमीटर का पठन नोट किया जाता है। 5 है रियोस्टेट में प्रतिरोध का मान बढ़ने पर धारा और विभवांतर के पठन में परिवर्तन होता है। पठनों को नोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से निरीक्षण एवं गणना ये आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। निष्कर्ष यहाँ पे कुछ दिया गया है और यहाँ पे कुछ सावधानियाँ हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं रसायन शास्त्र की ओर, यानी कि केमिस्ट्री की ओर। पहले हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, उसके बाद विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विभाजित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए उदाहरण है यहाँ पे Zn प्लस CuSO4 AQ एरो ZnSO4 AQ प्लस CuS, यानी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिलकर बनता है जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है, अगला यहाँ पे समीकरण है Cl2G प्लस 2KiAQ एरो 2KClAQ प्लस I2G, यानी कि क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड मिलके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन बनाता है। ठीक है, आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। उदाहरण है यहाँ पे BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिलके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। 12 है ए सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो आंसर हो जाएगा BaCl2AQ AQ है प्लस Na2SO4AQ एरो BaSO4S प्लस 2NaClAQ। आप लोग इस तरह से लिखिएगा तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। बी है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसमें आपको समीकरण लिखना है। तो CaOH2AQ प्लस CO2G एरो में CaCO3S प्लस H2OL। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 आता है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाएं। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तब प्रायः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4AQ प्लस H2G, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करता है। आगे की बात करें तो हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल से गुजारे बुलबुले उत्पन्न करते हैं। उन बुलबुलों के निकट जलती हुई मोमबत्ती की ज्वालाएं एक ही में है, वे फटफट की ध्वनि के साथ जलेंगे। इससे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 आता है कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखें। ये भी 2 अंक का है। धोने का सोडा हो जाएगा, इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं और इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर, जो कि एग्जाम में आपको आने वाला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। प्रश्न है एनोडीकरण क्या है। उत्तर हो जाएगा एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर
एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से आधुनिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। आगे है, इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। आप लोग इतना लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 आता है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे और ये भी 2 अंक का है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, जब जिंक को आयन यानी कि आई सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो जिंक आयरन सल्फेट के घोल से आयरन को विस्थापित कर देती है। Zn प्लस FeSO4 एरो ZnSO4 प्लस Fe। इस क्रिया को यहाँ पे है इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है, ZnS एरो Zn² प्लस 2E, यहाँ पे माइनस दिया गया है, Fe2 प्लस AQ प्लस Zd एरो FeS। आगे है यहाँ पर Fe² प्लस AQ प्लस Zn² प्लस AQ प्लस Fes। जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, उतना टाइम नहीं है। लोहा ZnSO4 से जस्ता को विस्थापित नहीं कर सकता। Fe प्लस ZnSO4 कोई क्रिया नहीं है। यह इस कारण हुआ कि लोहा जस्ता की अपेक्षा कम सक्रिय है। और यहाँ पे ब्रोमो प्रोपेन है, यहाँ पे प्रोपेन है। ठीक है, आप लोग इसे संरचना का सूत्र देख सकते हैं, एग्जाम में आएगा, आप लोग बना लीजिएगा। 18 है प्रश्न संख्या, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसके बनने की विधि, गुण एवं उपयोग को लिखें और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, तो NaHCO3 है तथा इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका निर्माण Na2CO3 के जलीय विलयन में से CO2 गुजारने पर होता है। आगे यहाँ पे समीकरण दिया गया है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O एरो 2NaHCO3। ठीक है, आगे की बात करें तो इसे सोडियम क्लोराइड से भी तैयार किया जाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 एरो NH4Cl प्लस NaHCO3, यानी कि अमोनिया क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, गुण उपयोग यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दे। मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा मिश्र धातु, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा तथा अधातु का संभागी मिश्रण है। ठीक है, उदाहरण पीतल, तांबा तथा जिंक की मिश्र धातु है। कांसा, तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। उदाहरण हो जाएगा सोडियम अमलगम Na प्लस Hg, दूसरा है टीन अमलगम Sn प्लस Hg। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग चलते हैं। मिश्र धातुओं के उपयोग, पहला है कठोरता बढ़ाने के लिए। लोहे में कार्बन की मात्रा मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जो लोहे से अधिक कठोर होता है। सोने में तांबा तथा चांदी में सीसा मिलाने से उनकी कठोरता अधिक हो जाती है। ड्यूरेलियम एल्युमिनियम से बना मिश्र धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। आगे है यहाँ पे शक्ति बढ़ाने के लिए इस्पात, ड्यूरेलियम आदि मिश्र धातु कठोर होने के कारण शक्तिशाली भी होते हैं। तीसरा यहाँ पे संक्षारण रोकने के लिए, जैसे स्टेनलेस स्टील, लोहे तथा जिंक से बनी मिश्र धातु आदि पर जंग नहीं लगता। अब आइए हम लोग चलते हैं यानी कि बायोलॉजी की ओर, इससे भी आपको प्रश्न आएंगे।
तो इसके आगे प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। और ये 2 अंक का है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको जीव विज्ञान के भी आगे का ये वीडियो देख लेना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में चित्र बनाने के लिए भी कह सकता है। तो 6CO2 + 12H2O सूर्य प्रकाश एरो बटा में एक तरह से क्लोरोफिल C6H12O6 + 6H12O6 + 6H2O + CO2, ठीक है। और यहाँ पे 21 है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। यह कोशिका में ऑक्सीजन को विसरित कर देती है, जिससे कोशिकीय श्वसन होता है। आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, जो कि 2 नंबर का है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखें। देखिए प्रश्न कह रहा है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? तो उत्तर हो जाएगा, हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, जाइलम और फ्लोएम में अंतर निम्न है, ठीक है। इधर जाइलम, इधर फ्लोएम, तो कुछ अंतर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सुविधानुसार। पहला है, ये बंडल जल और खनिज लवणों को जड़ों से पौधे के सभी ऊपरी भागों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम में हो जाएगा, ये वाहिकाएं पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। और दूसरा हो जाएगा इधर, ये मृत ऊतक होते हैं, जीवित भी हो सकते हैं, और इसमें ये जीवित ऊतक होते हैं। 3 है, इनमें वाहिनिकाएं जाइलम, मृदुतक तथा काष्ठ रेशे पाए जाते हैं, और इनमें चांगी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है, जो कि 2 नंबर का है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग देख लें। समजात अंगों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दें। उत्तर हो जाएगा, जीव जंतुओं के वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना में समानता होती है, पर समय, परिस्थिति और कार्य के कारण उनकी बाहरी रचना में अंतर आ जाता है, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे मेढक का है और ये छिपकली का है और ये पक्षी का है और ये मानव का है। ये समजात अंग के चित्र हैं, ठीक है। हालांकि आपको चित्र बनाने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन हम आपको बताने के लिए चित्र बना दिए हैं। और उदाहरण आप लोग दे दीजिएगा, पक्षी के पंख, मेढक की टांगे, सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अंगुली, टांगे और मनुष्य की बाजू की उत्पत्ति और संरचना समान है, पर इनके कार्यों में अंतर है। ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कभी कभी के पूर्वज एक जैसे ही थे, ठीक है। परिस्थितियों और समय ने उनमें परिवर्तन किए हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर, जो कि 2 नंबर का है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, आहार श्रृंखला क्या है? एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। उत्तर हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र के सभी जैव घटक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा अन्योन्याश्रय संबंध रखते हैं। यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। एक स्थलीय आहार श्रृंखला, यहाँ पे है सूर्य, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक, हिरण क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता है, और बाघ क्या है? तो द्वितीयक उपभोक्ता। तो आपको इस तरह से एग्जाम में बनाना है, तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 25 है, जल संरक्षण के क्या उपाय है? उत्तर हो जाएगा, पहला राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनाओं द्वारा, दूसरा है वर्षा के जल का हार्वेस्टिंग, तीसरा है वाहित मल का उपचार, आगे है उर्वरकों का सही उपयोग आदि जल संरक्षण के उपाय हैं,
ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या 26 है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे भी आप लोग देखें। रक्त के दो कार्य लिखें। उत्तर हो जाएगा रक्त के कार्य। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि वह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, रक्त क्या है, तो एक प्रकार का ऊतक है। कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। वैसे रक्त के 3 प्रमुख कार्य हैं। ए है पदार्थों का परिवहन, बी है संक्रमण से शरीर की सुरक्षा, एवं सी है शरीर के तापमान का नियंत्रण। तो आप लोग बी तक भी लिख सकते हैं। आपके नॉलेज के लिए हम 3 कार्य दे दिए हैं, कोई भी 2 कार्य आप लोग लिख सकते हैं। और ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न संख्या 27 है, मानव मूत्र के विधि का वर्णन करें। तो देखिए उत्तर हो जाएगा वृकक एवं इसके अनेक सहायक अंग मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। वृकक उत्सर्जन का प्रमुख अंग है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि वृकक क्या है। उत्सर्जन अंग है, अवशोषण अंग है, पाचन अंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो वृकक जो है, वृकक का जो कार्य होता है वो उत्सर्जन करने का कार्य होता है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को। तो वृकक उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है, जो केवल उत्सर्ज्य पदार्थों को उपयोगी पदार्थों से छानकर अलग कर देता है। वृकक भूरे रंग का, ध्यान दें इसकी संरचना की बात हो रही है। वृकक भूरे रंग का सेम के बीच के आकार की संरचनाएं हैं, जो कि उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों तरफ होती है। प्रत्येक वृकक लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। यकृत की वजह से दायां वृकक का बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है, जबकि भीतरी किनारा धंसा होता है, जिसे हाइलम कहते हैं। और इसमें से मूल नलिका निकलती है। मूत्र नलिका जाकर एक पेशीय थैले जैसी संरचना में खुलती है, जिसे मूत्राशय कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं। हालांकि आपको पिक्चर बनाने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों के नॉलेज के लिए, ये है बायां वृकक धमनी और ये है बायां वृकक, और ये जो देख रहे हैं इस तरह से, ये बाईं वृकक सिरा है और ये महाधमनी है और ये बाईं है। अगर चित्र बनाने का है तो चित्र आप लोग बना दीजिएगा। और ये है यहाँ पे मूत्र वाहिनी महाशिरा, और ये जो है मूत्राशय है, और ये है मूत्र मार्ग शीशन में, ठीक है। अब आइए चित्र था ये मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, एग्जाम में आ सकता है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए 5 नंबर का। प्रश्न संख्या 28 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, ठीक है। थोड़ा सा अभाव था पेज का, इसलिए हम इसी में सोचे इंड कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से, ये फैलोपियन नलिका है, ये मूत्राशय है, ये लाइटोरिस है, और ये मूत्र मार्ग का खुलना है। और ये पिक्चर है स्त्री का जनन तंत्र साइड से देखने पर, ठीक है। और ये अंडाशय है, ओवरी, गर्भाशय है, और ये योनि है, ठीक है। और ये मलाशय है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको हम PDF दे देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स के आपको एग्जाम आने वाले हैं, तो सभी के हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।